हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो 4.3 यानी कि चैप्टर 4 की थर्ड यूनिट आज हम करने वाले हैं। अगर हम इसे बुक के थ्रू पढ़ें तो बहुत ज़्यादा लेंदी इसमें रीडिंग्स इंक्लूडेड है। मतलब कि काफ़ी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी इस यूनिट के लिए। लेकिन आज मैं बहुत क्रिस्प नोट के साथ आपको ये समझाने वाली हूँ और आई होप कि आप लोगों को भी इसके लिए बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन कम्प्लीटली देखा करें। जो यहाँ पर एक मिडिल वर्क जो मिडिल क्लास जो उभर कर आ रहा था और किस तरीके से नेशनलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा था, उस ये कंप्लीट जो यूनिट है उस बात पर आधारित है। अब हम जब बात करते हैं, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ है या फिर नेशनलिज्म का किस तरीके से उदय होता है और उसका विकास किस तरीके से होता है, इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है हिस्टोरियंस में। कुछ हिस्टोरियंस इस बात को बोलते हैं कि जो राष्ट्रवाद का उदय है वो भारत में पहले से मौजूद था और समय समय पर उसका विकास होता रहा। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जो है वो इस बात को बोलते हैं कि जब अंग्रेज़ एक एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, उसके बाद जो एक विरोध की भावना पैदा हुई और उसी के बाद एक राष्ट्रवाद उभर कर आया, फिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ पर उसी को लेकर बात की गई है कि ऐसा माना गया है कि एशिया और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में राष्ट्रवाद का उदय व विकास पश्चिम के मॉडल के आधार पर हुआ है। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय पश्चिम के मॉडल के आधार पर हुआ हो या ना हो, लेकिन इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम लेकर आया था उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली हुआ ही था नेशनलिज्म पर, इंडियन नेशनलिज्म पर उसका इम्पैक्ट हुआ ही था। कैसे कि जिस तरीके से उन्होंने, अगर हम ये भी मान लें कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, वो अपने फ़ायदे के लिए करा कि ताकि वो एक लेबर इस्टेब्लिश कर सकें और उसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या फिर लिबरलिज़म है, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ही इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, हम अगर ये भी डिनाई कर दें कि जो नेशनलिज़म है वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बिहार पर आया या नहीं आया, अगर हम इस डिबेट को भी साइड कर दें तो हमें ये तो कम से कम मानना पड़ेगा कि हाँ, इम्पैक्ट तो कम से कम हुआ ही था। ठीक है, इस चीज़ का असर तो हुआ ही था। जब इंडिया से बाहर निकल कर एजुकेशन पाई गई और इंडिया में फिर वो लोग दोबारा आए, फिर वो उन्होंने जिस विचारधारा को फैलाया, उस विचारधारा का ऑब्वियसली असर हुआ था। अब पार्थ चटर्जी इस बारे में क्या बोलते हैं कि जो इस बात को कहा जाता है कि पश्चिम के मॉडल के आधार पर राष्ट्रवाद उभरा है। तो पार्थ चटर्जी जो हिस्टोरियन है वो इस बात को बोलते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे भाग्य का निर्धारण पश्चिम ने किया है, कि मतलब कि हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है ये भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ही डिसाइड कर रही हैं और हमें उनसे लड़ना कैसे है ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ही डिसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो जब सभी काम वो कर रहे हैं तो हमारे पास सोचने के लिए बचा ही क्या। तो राजनीतिक संघर्ष से बहुत पहले ही हम सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रत्व की कल्पना करने लगे थे। मतलब कि एक पॉलिटिकल एक तरीके से पॉलिटिकली जब हम इंक्लूड होना शुरू हुए हैं या फिर पॉलिटिकली एक तरीके से पॉलिटिकली जो हमारे एकजुटता आई, उससे पहले हम कल्चरली बहुत पहले से ही हम एक साथ थे और ये जो कल्चर के तरीके से हम जुड़े हुए थे, मतलब कि कल्चरली जो हम जुड़े हुए थे, इसने ही नेशनलिज्म की जो नींव है उस नींव को रखा था। ठीक है, हमने स्वयं के प्रभुत्व के बारे में सोचा और अपने आधार पर भारतीय आधुनिकता का निर्माण करा। तो जो पार्थ चटर्जी हैं वो ये बात बोलते हैं कि भाई हमारे में जो कल्चर था उस कल्चर ने ही जो नेशनलिज्म है उसकी नींव रखी और हमने खुद ने ही सारी चीज़ों के बारे में सोचा और अपनी अलग एक इंडियन मॉडर्निज्म की हमने यहाँ पर निर्माण करा। ठीक है, और सी.ए. बेली बोलते हैं कि अगर इंडियन नेशनलिज्म की बात करी जाए तो भूमि, भाषा, पंथ, इन सारी चीज़ों के इन सब चीज़ों से लगाव ही इंडिया में नेशनलिज्म का एक तरीके से उभार या फिर या उदय के रूप में हमें देखने को मिलता है। और यही जो लगाव था, यही जो लैंग्वेज से उनका लगाव था, यही जो उनका जो उनकी
एक तरीके से कल्चर से लगाव था, यही अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की उनकी एकजुटता बनती है कि जब वो देखते हैं कि भाई हमारे धर्म पर या फिर हमारी संस्कृति पर जो खतरा मंडरा रहा है या फिर जो अंग्रेज़ हैं वो सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एकजुटता आती है और यही अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम भी करती है। फिर अब यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से जो कांग्रेस है, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन से जो एक तरीके से यूनियन जो बन रहे थे, जो एसोसिएशन जो है वो बन रहा था, ये संगठन जो बनकर काम कर रहे थे पॉलिटिकली, वो संगठन कौन कौन से थे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी किया भी जाता है, कई बार इनकी डेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार इनके सीक्वेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, देखिए 1857 की जब लड़ाई होती है और जब अंग्रेज़ देखते हैं कि ज़मींदार हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी जो पॉलिसीज़ थी वो ज़मींदारों के हित में थी। बात कर लेते हैं, अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट जो किया गया था वो भी ज़मींदारों के एक तरीके से हित में ही था, बहुत ज़्यादा उन्हें लाभ भी इस तरीके से पहुँच ही रहा था। और बाकी पॉलिसीज़ जो थी वो भी कई देखा जाए तो ज़मींदारों के हित में थी। तो अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि अगर हमें एक जो वर्ग है उससे फ़ायदा उठाना है तो वो ज़मींदार वर्ग हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी कि अगर भारतीयों का वास्तविक नेता देखा जाए तो वो ज़मींदार ही हैं। इंडियंस जो हैं वो उनसे कनेक्शन जो है वो अपना फील कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि हाँ ये भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम ब्रिटिशर्स से नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक जो बड़ा तबका था, यह ज़मींदार वर्ग था, उस पर टारगेट करा और उन्हें अपने पक्ष में करना शुरू करा। और इससे पहले भी हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है तो वो खुद में ही ज़मींदारों के हित में काम करती थी या फिर ज़मींदारों के हित में ही बोलती थी। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनती कब है? 1851 में बनती है, कलकत्ता में बनती है। और ये पहला एक बड़ा संगठन होता है जो खुद में काम करता है। यही जो संगठन होता है वो आगे जाके जब 1857 का विद्रोह होता है और उसके बाद एक्ट आता है 1861 में, और इस एक्ट के बाद जब बात की जाती है कि कुछ निश्चित मात्रा में भारतीयों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर उन्हें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी जाए। तो जो भारतीय थे तो इसी जो एसोसिएशन थी यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, यहीं से लिए गए थे। और यहाँ पर 1861 के अंदर जो एक्ट आया था उसमें काम करने के लिए भी यहीं से लोग लिए गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिशर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एसोसिएशन थी, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जगह भी इसकी जो शाखाएं हैं वो फैलाने की कोशिश करी गई। जैसे कि इससे पहले जो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से पहले जो था वो लैंड लॉ सोसाइटी थी। लेकिन लैंड लॉ सोसाइटी में क्या था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं वो भी पार्टिसिपेट करते थे, वो भी इसका हिस्सा थे, लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में पूर्ण रूप से भारतीय ही शामिल थे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस था लैंडलॉर्ड सोसाइटी में और जो इसका डेवलप रूप हुआ यानी कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो आगे जाकर बनी, उन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। अब इसकी बम्बई और मद्रास में शाखाएँ खोली गई, लेकिन बम्बई और मद्रास में अपनी जो क्षेत्रीय एक तरीके से दूरी कहें, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र का डिफरेंस था। तो वहाँ पर जो बाकी जो संगठन थे वो खुद से काम कर रहे थे, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में क्षेत्रीय दूरी के कारण बाधाएं आने पर इन्हें बनाया गया था, ठीक है ना। कि जो बंगाल से एक एसोसिएशन है वो इतनी दूर काम नहीं करवा रही थी। ऑब्वियसली बंगाल और मद्रास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बंगाल और बॉम्बे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एक बंगाल में रहती हुई एसोसिएशन दूसरी जगहों पे काम कर ले, एक अच्छी तरीके से काम कर ले, थोड़ा मुश्किल टास्क था। तो इसी टास्क को देखते हुए जो बाकी जो एसोसिएशन थी वही की वो आगे आई और उन्होंने काम करा। अब ब्रिटिश संसद में इन तीनों ही एसोसिएशन ने, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और यहाँ पर आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अपनी मांगे भेजी यहाँ पर ब्रिटिश संसद में अपनी प्रार्थना पत्र में। हैरानी वाली बात यह है कि तीनों ही एसोसिएशन ने बिना डिस्कशन के अलग अलग अपनी मांगे भेजी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जो उनकी मांगे थी वो काफ़ी सिमिलर थी।
ठीक है ना, जैसे कि जो भारतीय हैं उनका वो भी प्रतिनिधित्व करें, वो भी रिप्रेजेंट करें, ठीक है, गवर्नमेंट में वो भी पार्टिसिपेट करें, या फिर एजुकेशन के ऊपर काम, या फिर बिज़नेस के ऊपर काम, या फिर नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसे हटा देना। तो ये बहुत सारी मांगे, ऐसी सिमिलर मांगे थी जो तीनों ही एसोसिएशन ने करी। फिर लेकिन इन तीनों ही की एसोसिएशन की जो भी मांगे थी उन्हें ठुकरा दिया गया। अब देखिए कि एक तरीके से ये एसोसिएशन बनी इस वजह से नहीं है, फिर ब्रिटिशर्स चाह ही इस वजह से रहे हैं कि एसोसिएशन बने ताकि हमें लोगों की मांगों को पता चले, और जब लोग ये मांग रखते हैं तो वो खुद में ही उसे रिजेक्ट कर दें। अब इस यूनिट में एक राजनीतिक संगठन के बाद जिस चीज़ की बात करी जाती है वो बात की जाती है शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन की। ठीक है, कि जो शिक्षा का प्रसार था वो किस लिए किया गया, एजुकेशन को इतना प्रमोट किस लिए किया जा रहा था कि जो उपनिवेशी विचारधारा थी, ठीक है ना, जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी उसे मजबूत किया जा सके, ताकि लोगों के मन में ये बात बिठाई जा सके कि हम आपकी भलाई के लिए ही आप पर राज कर रहे हैं। देखिए, हम तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, हम तो लिबरल जितनी भी उदारवादी व्यवस्था है वो लेकर आ रहे हैं। अभी तक आपके पास एक कंप्लीट जो जस्टिस सिस्टम नहीं था, या फिर न्याय नहीं था, या फिर कानून नहीं था, कानून का राज नहीं था। हम कानून का राज लेकर आ रहे हैं जिसमें समानता है, इक्वालिटी है, इक्विटी है, जहाँ पर आप अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारी जो सिस्टम है वो हम लेकर आए हैं, और वो किसके माध्यम से ही पॉसिबल था, वो इस चीज़ के माध्यम से पॉसिबल था ताकि स्कूल और कॉलेजेस में ही ये पढ़ाया जाए, या फिर आपकी विचारधारा में, या फिर आपकी मानसिकता में, आपके दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि जो उपनिवेशी विचारधारा है वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है, या फिर जो हम पे अंग्रेज़ राज कर रहे हैं वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। यही रीज़न है कि जब कांग्रेस बनती है, ठीक है, 1885 में जब कांग्रेस बनती है, और उसके जो मुख्य नेता होते हैं जिसमें कि दादा भाई नौरोजी भी होते हैं, वो खुद में ये मानते हैं कि या फिर उदारवादी नेताओं की अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रारंभ में, वो ये खुद मानते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे ही फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, और वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि हमें पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बल्कि वो ये बात करते हैं कि हमें पॉलिटिकली जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। वो हमेशा कुछ चेंजेस की बात करते हैं। इस वजह से ही लिबरल जो पॉलिटिकल्स जो एक तरीके से उदारवादी जितने भी लोग होते हैं, यानी कि लिबरल जितने भी लोग होते हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनके बीच में हमेशा डिबेट चलता है, या फिर एक दूसरे से वो हमेशा विरोध रहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बात कर रहे होते हैं कि भाई हम खुद सब कुछ चलाएंगे और इन्हें बाहर भेजो, और जो लिबरल्स बात कर रहे होते हैं वो इस बात की बात कर रहे होते हैं कि अगर ये बाहर भी चले गए तो अभी तक हम इस तरीके से कैपेबल नहीं हैं कि हम खुद में सिस्टम चला सकें। कम से कम हम सिस्टम को चलाना ये तो सीख लें। तो इन दोनों में इस चीज़ को लेकर एक बहुत लंबा डिबेट चलता है, और यही वजह होती है कि कांग्रेस का विभाजन होता है। एक्सट्रीमिस्ट अलग होते हैं, लिबरल्स अलग होते हैं, और इन दोनों में अपनी एक अलग विचारधारा काम करती है। ठीक है, तो शिक्षक आप रोल समझ गए होंगे एजुकेशन का, कि आपको कुछ भी अगर चेंज करना है, जिस तरीके से आप हिटलर भी देखिए, हिटलर इतनी नफ़रत किसी भी देश में कैसे किस तरीके से भर पाया कि अगर लाखों लोगों की उनके सामने हत्या भी हो रही थी तो वो उसे जस्टिफाई कर रहे थे, वहाँ के जो लोग हैं उसे जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि स्कूल के माध्यम से ही, जो शिक्षा है उसके माध्यम से ही लोगों के मानसिकता में ये बिठा दिया गया था कि भाई यही सही है, अगर आपके हक के लिए, आपके राइट्स के लिए यही सही तरीका है, या फिर यही सही चीज़ है। तो एजुकेशन के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी पढ़ा सकते हैं, बुरा भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एजुकेशन को, शिक्षा को उसी के वार के लिए या फिर उपनिवेशवाद की एक तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया गया। लेकिन जिस एजुकेशन के लिए लेकर आया गया, उसी एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए भारतीयों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, और यहाँ पर सुधार किए गए। भारतीय इतिहास की सभी चीज़ों को आधुनिक रूप में पेश किया गया। इससे भारतीयों ने अपने जीवन की गरिमा, यहाँ पर हम एक बार फिर पढ़ते हैं, जिस शिक्षा का प्रसार उपनिवेशवादी विचारधारा को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने के लिए हुआ, उसी के माध्यम से इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। सुधार किए गए, भारतीय इतिहास की सभी चीज़ों को आधुनिक रूप में पेश किया गया, यानी कि जितना भी डिक्लाइंड हिस्ट्री वो बता रहे थे कि आपके इतिहास में कुछ भी नहीं है, एक अंधकार जो युग है वो चला है, तो
वहीं से ही भारतीय इतिहास की सभी चीज़ों को एक मॉडर्न रूप में पैदा किया, बताया गया कि हम कितने ज़्यादा मॉडर्नाइज थे और अभी तक हैं और हम कैपेबल भी हैं। और इससे क्या हुआ है कि इससे भारतीयों ने अपने ही जीवन में गरिमापूर्ण कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, इस चीज़ को अपनाया। लेकिन इस चीज़ ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करी। वो प्रॉब्लम थी सांप्रदायिकता की, कि जब आप एशियन टाइम पीरियड को लेकर आ रहे थे तो आपने एक मिडाइवल टाइम पीरियड को एक तरीके से पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। और वहाँ पे जब आप एकजुटता की बात करने लगे तो एक कंप्लीट एक पर्टिकुलर रिलीजन की एकजुटता की बात करने लगे, और उस रिलीजन में भी जो उच्च जाति थी उनकी एकजुटता की। इससे क्या हुआ कि जितने भी मुसलमान थे या फिर गैर ब्राह्मण थे और अछूते थे वो इनसे दूर हो गए, और किसी भी तरीके से इन लोगों ने उन्हें एकजुट लाने की कोशिश नहीं करी। स्पेशली जो गैर ब्राह्मण थे या फिर जो अछूत थे या फिर तथाकथित निम्न जाति के जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अंग्रेज़ों को अपना एक विकास का मार्ग मानने लगे। वो ये समझने लगे कि भाई हम ब्राह्मणों के अंदर आ जाएंगे तो हमारी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो कम से कम हमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो इक्वली तो ट्रीट कर रहे हैं, वो कम से कम हमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो चांस दे रहे हैं। लेकिन अगर हम एक ब्राह्मण सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर तो हमारा कहीं भी चांस है ही नहीं। वहाँ पर तो हमें डेवलप होने की कोई भी 1% भी गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये तबका था एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो अंग्रेज़ों के साथ हो गया। और यहाँ पर जब तक गांधी जी ने एक राष्ट्र आंदोलन खड़ा नहीं करा, मतलब कि राष्ट्र आंदोलन में जब तक वो सभी को एक साथ नहीं लेकर आए तब तक ये काम नहीं चला। लेकिन यहाँ से जो कमज़ोरी पैदा हुई थी वो कमज़ोरी लास्ट तक इसके जो एक तरीके से अंश थे या फिर इस कमज़ोरी के जो पार्ट थे वो लास्ट तक दिखने शुरू हुए। ठीक है ना। अंबेडकर के आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी कितने ज़्यादा एक चीज़ों को लेकर अटल थे, या फिर उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को लड़ाई करी, क्योंकि वो फेस करते हुए आ रहे थे उस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन के और मुझे अंग्रेज़ों आज़ाद होने से पहले ये सारी चीज़ें चाहिए, आज़ादी होने के बाद मुझे कोई भी मतलब कि एक तरीके से कोई भी निश्चय नहीं चाहिए, अभी के अभी मुझे सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि उनका जो विश्वास था वो विश्वास जीता ही नहीं गया। और इसी तरीके से जो मुसलमान जो वर्ग था वो विभाजन की कगार पर चला गया। क्योंकि जो एकजुटता की भी बात करी जा रही थी, वो एक साथ होने की भी बात करी जा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप के एक साथ होने की बात करी जा रही थी। और यही जो एक फूट की नींव थी उसका अंग्रेज़ों ने भी फ़ायदा उठाया और फूट डालो राज करो वाली जो पॉलिसी थी उसे वो आगे लेकर चले। ठीक है। तो और लेकिन ये भी जो एजुकेशन था वो एजुकेशन में भी इक्वालिटी नहीं दी, समानता नहीं थी, असमानता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बंगाल की भी बात करें तो बंगाल में अगर हम एजुकेशन के पैमाने को देखें तो वहाँ पर भी जो उच्च जाति के जो वर्ग थे, ठीक है ना, जो ब्राह्मण वर्ग से आ रहे थे, जो क्षत्रिय थे या फिर जो वैश्य थे, वही एजुकेशन पा रहे थे, वही एजुकेशन तक पहुंच पा रहे थे। जबकि शूद्र अभी भी एजुकेशन को लेने के लिए समर्थ नहीं थे, उन्हें स्कूल्स में अभी भी एंट्री नहीं करने दी जा रही थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। और अगर धर्म के आधार पर भी माने जाए तो फिर जो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो अधिक शिक्षित थे या फिर उन्हें शिक्षा के अधिक अवसर दिए जा रहे थे। वहीं पर जो मुसलमान थे वो उन्हें कम शिक्षा या फिर वो अधिक अशिक्षित थे, ज़्यादा अनएजुकेटेड थे वो। और ये मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रही, ये सब बुक में लिखा हुआ है, यही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मैं तभी ये वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। सो ये एजुकेशन वाला आपका पार्ट था। अब और आपकी एसोसिएशन की अगर और एक्ट्स की बात करें तो 80-50 में ये एक्ट्स मैंने ऐसे ही लिखे हैं क्योंकि कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, एक सीक्वेंस आ जाता है, एक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, डेट के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर एक्ट किस बारे में है इस बारे में पूछ लेते हैं। तो वो 80-50 में लेक्स लोकी एक्ट आया। इसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलता है या फिर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति से बेदखल नहीं करा जाएगा। जब ये एक्ट आया तो फिर जो हिंदू थे वो ये डर गए। क्यों डर गए? कि उन्होंने माना कि भाई ये एक्ट इस वजह से लाया गया है
ताकि जो हिंदुओं को परिवर्तित कर कर ईसाई बनाया जा सके। ठीक है, तो 80-60 में क्या आया, इनकम टैक्स आया, जिसे कि 80-65 में बंद कर दिया गया, लेकिन 80-67 में सर्टिफिकेट टैक्स के रूप में इसे फिर से लेकर आया गया, जो कि व्यापार पर लगाया जाता था, जो कि बिजनेस पर लगाया जाता था। 31 मार्च 1870 में बंगाल में अंग्रेज़ों ने शिक्षा में कमी करी। उन्होंने ये माना कि भाई भारत पर शिक्षा पे खर्च करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, और इससे जो लोग हैं वो एक तरीके से विद्रोही होते जा रहे हैं, और जो एजुकेटेड जो तबका है या फिर जो एजुकेटेड क्लास है वो हमारे ही अगेंस्ट में आ रही है। तो इसमें अंग्रेज़ी शिक्षा में कमी करने की कोशिश करी गई, जिससे कि विद्रोह भी देखने को मिला, एक अगेंस्ट मूवमेंट भी देखने को मिला। 80-70 में नगर पालिका सुधार किए गए, और एक निश्चित एक लिमिटेड जो चुनाव है उसका भी प्रबंध यहाँ पर किया गया। 80-76 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एज लिमिट जो है वो 19 साल कर दी गई, जो कि पहले 21 साल थी। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एज में क्या क्या जो चेंजेस आते हैं, और या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सब डिटेल में मैं पहले जो लेक्चर्स हैं, पहले वीडियो है उनमें ले चुकी हूँ, आपको बहुत डिटेलिंग में इस चीज़ के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब 80-76 में लेटन वॉयसराय बनकर आता है, जो कि भारतीयों के हित के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, और 78 में ये वर्नाकुलर एक्ट लेकर आता है। बेसिकली ये एक्ट उन जो न्यूज़ लेटर्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए होता है, जो कि एक तरीके से भारतीय भाषाओं में छप रहे हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो बोल रहे हैं। ठीक है, सो 80-78 में फिर आर्म्स एक्ट आता है, जिसमें कि ये प्रावधान किया जाता है, ये चीज़ लेकर आई जाती है कि जो एक लिमिटेड हथियार है, मतलब कि हथियार की जो फॉर्म्स है वो इंडियंस नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो एशियंस हैं या फिर जो एशिया से आए हुए लोग हैं या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन हथियारों को रख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए उन्हें किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर 80 में यानी कि 1880 में रिपन वॉयसराय बनकर आता है। यहाँ पर जो ब्रिटेन है वहाँ पर सरकार बदल जाती है, और सरकार में लिबरल जो पार्टी है वो आती है, जहाँ से कुछ होप जो है भारतीय को दिखती है कि हाँ अब हमारे जो एक उदारवादी जो कदम है वो उठाए जाएंगे। रिपन वॉयसराय बनकर आता है। फिर वो जो वर्नाकुलर एक्ट था जो 78 में वर्नाकुलर एक्ट आया था, उस एक्ट को हटा दिया जाता है 80-82 में, और स्थानीय स्वशासन लेकर आया जाता है 80-82 में। ठीक है, 2 फरवरी 80-82 में इल्बर्ट बिल आता है। इस बिल में क्या होता है कि जो अंग्रेज़ हैं उनके मुकदमे पर कोई भी जो भारतीय जज है वो सुनवाई नहीं कर सकता था, उसे उसके लिए कैपेबल नहीं बनाया जाता था या फिर समझा जाता था। तो इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान किया गया था, ये बात कही गई थी कि अब एक भारतीय जज भी अगर कोई भी ब्रिटिश अधिकारी कोई अपराधी पाया जाता है तो उसका वो केस ले सकता है। इस पर बहुत बवाल हुआ, वाइट म्यूटिनी हुई, यानी कि वाइट विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के वजह से जो रिपन है उनके आगे झुके, और इस विधेयक को, इस एक्ट को उन्हें वापस लेना पड़ा। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रीम रूप में यहाँ पर अभी तक मौजूद था। अब जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था, जो काम कर रहा था 80-50 से जो काम कर रहा था, तो एक बंद संगठन बनकर रह गया था। मतलब कि उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, वो पॉलिटिकली एक्टिव एक है ना जो संगठन था वो नहीं था। तो इसलिए जो एजुकेटेड जो लोग थे, जो उनका पेशेवर जो वर्ग थे, शिक्षित पेशेवर वर्ग जो थे, उन्होंने नए संगठनों का निर्माण करा, लेकिन ये खुले तौर पर ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध नहीं था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो सिस्टम था उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट नहीं थी, वो चेंजेस चाहती थी। और इससे ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है कि जब दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार कौन से सन में लगता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब दिल्ली दरबार लगता है तो दिल्ली दरबार के समय महारानी की को कई समस्याओं में वफादारी के संदेश भेजे जाते हैं, जो कि इन्हीं संगठनों के माध्यम से भेजे जाते हैं। और सबसे बढ़कर इन्होंने समानता और प्रतिनिधित्व की बात कही। ठीक है, ये ज़मींदार परिवारों से संबंध रखने के कारण कई बार इनका सहयोग देते भी दिखाई देते थे।
ठीक है, कि जो ये वर्ग थे, जाहिर सी बात है, जो एसोसिएशन थी, सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग थे वो इसमें शामिल थे, या फिर जो अमीर लोग थे वो इसमें शामिल थे, ज़मींदार जो वर्ग के लोग थे वो इसमें शामिल थे। तो ये एक अपना वफादारी का जो सबूत है वो बार बार ब्रिटिश जो व्यवस्था है या फिर सिस्टम है उसे देते रहते थे। वहीं हिंदू स्वर्णकाल की विचारधारा ने कि जो एक तरीके से कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी के अगेंस्ट में, या फिर जो ब्रिटिशर विचारधारा के अगेंस्ट में जो विचारधारा उभर कर आई थी, उसमें हिंदू स्वर्णकाल की विचारधारा ने पूर्ण सार्वजनिक सभा में भी विभाजन किया। अब इससे विभाजन किस तरीके से हुआ कि निम्न जाति और अछूतों पर ध्यान न देने के कारण निम्न जाति उपनिवेशी सरकार को अपना मुक्तिदाता समझने लगी। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इन पर ध्यान नहीं दिया गया और इन्होंने क्या समझा कि जो अंग्रेज़ी सरकार ही है वही हमें सारे दुखों से आज़ाद करा सकती है, वही हमारी मुक्तिदाता है। अब पूरा सार्वजनिक सभा में भी विभाजन हो गया कि जब एक्सट्रीमिस्ट बढ़ते गए कि जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू स्वर्ण काल पर ही ध्यान दिया और बाकी जगहों पर या फिर बाकी जो लोग थे उन पर ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर पूर्ण सार्वजनिक सभा में विभाजन हो गया, जिसमें कि गंगाधर तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो लिबरल्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर हमें विभाजन देखने को मिलता है। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद का संबंध विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा से जुड़ गया। ठीक है, कि अब जो राष्ट्रवाद का जो एक तरीके से हमें रूप देखने को मिला वो हिंदू धर्म की रक्षा के रूप में देखने मिला, जिसमें जो बांग्ला या मराठी थे, दोनों ही भाषाओं में जो देशभक्ति से संबंधित जितने भी साहित्य लिखे गए वो राष्ट्रवाद को हिंदू बिंबों में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, मतलब कि नेशनलिज्म इक्वल टू हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है, या फिर हिंदू यूनिटी। इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला और साथ ही निचली जातियों और अछूतों के समर्थन के लिए भी कुछ नहीं किया गया। ठीक है, सो ये कंप्लीट यूनिट है जो कि डिवाइडेड होता है कि जो कांग्रेस से पहले कितने संगठन बनते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, अलग अलग एरिया में किस तरीके से होते हैं, फिर जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका प्रचार किस तरीके से होता है, फिर कौन कौन से एक्ट आते हैं, बहुत सारे एक्ट्स की इसमें बात की गई है जिसमें मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है उन सब एक्ट्स को। फिर उसके बाद किस तरीके जो सांप्रदायिकता है हिंदू राष्ट्रवाद की वजह से वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। सभी तरीके से की सांप्रदायिकता के बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी जो जिस चीज़ का यहाँ पर जो डिस्कशन है वो किया गया है, जिक्र किया गया है, वो यही थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें 4.4 यूनिटी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंग्लिश में अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर इस बुक में इस यूनिट में बहुत स्पेसिफिक और बहुत शॉर्ट टर्म में कांग्रेस के बारे में बताया गया है, मतलब बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ पर सीधे बात की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होती है। यहाँ पे बॉम्बे में, जो कि दिसंबर 1885 में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अध्यक्ष बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट कांग्रेस के वो WC बनर्जी होते हैं, और जो यहाँ पे सेंट्रल रोल होता है यहाँ पर वो ह्यूम का रहता है, यानी कि केंद्रीय भूमिका ह्यूम की रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वही व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग स्टेट में जाकर पॉलिटिशियंस से बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि हमें एक ऐसे राष्ट्रीय संस्थान यानी कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर कि भारत के अलग अलग स्टेट से आकर लोग रिप्रेजेंट कर सकें और व्यूज़ रख सकें, अपने एरिया की प्रॉब्लम रख सकें, एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब ह्यूम की इस भागीदारी का अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन किया गया, जैसे कि जो विलियम वेडरबर्ग हैं वो ये बात बोलते थे कि ह्यूम का ये रोल उनके सेफ्टी वॉल की जो विचारधारा है या फिर सेफ्टी वॉल के कॉन्सेप्ट की वजह से आया था, क्योंकि ह्यूम ये मानते थे, उन्हें ये मतलब कि रिपोर्ट्स मिली थी कि भारत में इतना ज़्यादा असंतोष है, इतनी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि वो अंग्रेज़ों की सत्ता को या फिर ब्रिटिश सरकार की सत्ता को हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पर लोगों की बातों को सुना जाए और उनका सोल्यूशन निकाला जाए, और इसी के बिहाफ पर कांग्रेस का निर्माण किया गया, कांग्रेस को बनाया गया ह्यूम के द्वारा। ये बात की गई
विलियम वेडनबर्ग के द्वारा 1913 में। और इसी को आधार बनाते हुए जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, तो उन्होंने ये बात को माना, और साथ में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे या फिर मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात को बहुत आगे बढ़ाया और ये बात कही कि जो कांग्रेस है वो षड्यंत्र के आधार पर बनाई गई एक संस्था है। और साम्राज्यवादी इतिहासकार यानी कि जो ब्रिटिशर्स के साइड से भी बोलने वाले हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को अगर एक षड्यंत्र के बिहार पर बनाया गया, तो जो एक बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, लिबरल पॉलिटिशियंस थे, वो इसके पार्ट नहीं होते। जैसे कि दादा भाई नेहरू थे, वो भी तब इस टाइम पर इसके पार्ट थे। बनर्जी थे, वो उस टाइम पर वो भी पार्ट थे। तो ये अगर एक षड्यंत्र के आधार होती, तो इतने बड़े जो पॉलिटिशियंस थे, जो भारत के बारे में सोच रहे थे, आगे जानकर उन्होंने भारत में विद्रोह के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए अपनी भागीदारी दी, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये बात आगे जाकर 1950 के दशक में 1950s में आकर ये बात गलत साबित हो जाती है। और जिस आधार पर विलियम वेडनबर्ग ये बात बोल रहे होते हैं कि 7 संस्करण थे, वो भी गलत आधार स्थापित हो जाता है। साथ में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डफरिन से जो ह्यूम है, डफरिन से पूरी तरीके से बातचीत करते हैं, और इस बात को कि भारतीय लोग जो हैं वो षड्यंत्र का काम कर रहे हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट विलियम वेडनबर्ग लेकर आते हैं। तो डफरिन खुद में ही, मतलब कि कांग्रेस में उन्होंने हो सकता है शुरू में 1-2 मीटिंग रखी हो, लेकिन बाद में जाकर कुछ ही साल में, यानी कि 1 साल बाद ही डफरिन उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और 1888 में वो बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो अति लघु अल्पमत है, यानी कि बहुत कम जो माइनॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करती है। तो डफरिन की ये जो थॉट है वो खुद में दिखाते हैं कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही उसे एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह बनाया गया था, ना ही उसका डफरिन का इस चीज़ में हाथ था। ठीक है। सो एक राष्ट्रीय मंच की जो आवश्यकता है वो हमेशा से महसूस करी गई थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व की जा रही थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के आगे मांग रखने की बात होती थी, तो वहाँ पर डिफरेंशिएट्स दिख रहे थे, वहाँ पर एक कॉमन जो डिमांड है वो नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पर बार बार जो महसूस की जा रही थी ज़रूरत, उसे ध्यान में रखा गया, जिसके प्रयास भी किए गए, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय मतभेदों को दूर करने के प्रयास किए गए। ठीक है, कि जो जितने भी क्षेत्रीय आधार पर डिफरेंशिएट हैं उसे दूर किया जा सके, किसके माध्यम से, एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने के माध्यम से। और वो कब बन पाता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, अपने एक उद्देश्य लेकर आती है, अपने मोटिव्स लेकर आती है, तो उसके माध्यम से ये भी पॉसिबल हो पाता है। अब क्या क्या उद्देश्य रहते हैं कांग्रेस के उद्देश्य रहते हैं कि एक तो राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित किया जाए और उसे मजबूत बनाया जाए। ठीक है, कि अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए, एक नेशनल प्लेटफॉर्म से वो जुड़े, जिससे कि एक राष्ट्र की जो एकता है, यूनिटी है, वो डेवलप्ड हो सके। इसके लिए उन्होंने, कांग्रेस ने ये एक तरीका ये भी अपनाया कि अगर एक स्टेट में किसी भी तरीके से जो, मान लीजिए एक स्टेट में मीटिंग हो रही है, वहाँ का जो सेशन है उस स्टेट में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो उसका जो प्रेसिडेंट होगा, मतलब कि उस सेशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी और स्टेट से होगा। ये किस लिए किया गया, ताकि जो यूनिटी है, नेशनल यूनिटी, उसे आगे बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद 1888 में क्या कहा गया कि अगर हिंदू या मुस्लिम किसी भी धर्म से कोई भारी बहुमत आता है कि किसी भी लॉ को पास करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपत्ति जाहिर करी जाती है, तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। ये यूनिटी के लिए 1888 में काम किया गया। फिर उसके बाद एक 1889 में विधायिकाओं में सुधार की मांग की गई कांग्रेस के माध्यम से, और ऐसा मंच तैयार करना जहां विभिन्न राजनीतिक भावनाएं वाले लोग जुड़ सकें। मतलब कि अलग अलग स्टेट में जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो पॉलिटिकली अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, वो सब एक जगह आकर जुड़ सकें और एक नेशनल यूनिटी, एक नेशनल मूवमेंट तैयार हो सके। अब कमज़ोरियाँ क्या क्या थी कि गैर कुलीन
समूहों का अलगाव रहा। यानी कि जो यहाँ पर कांग्रेस में स्टार्टिंग पॉइंट में जितने भी बड़े बड़े जैसे कि ज़मींदार हैं या फिर अमीर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सिर्फ ये लोग जुड़े हुए थे। जो अभी तक जो एक एक तबका था, जो समाज में एक ऐसा तबका था जिसके पास संसाधन नहीं थे, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो तबका अभी भी इन सभी सारी अपॉर्चुनिटीज से या फिर इन तरीके से एक अलग था। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में कांग्रेस को ये नहीं बोल सकते कि वो हर जगह का या फिर हर एरिया का हर तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, नहीं। यहाँ पर अभी भी ज़मींदार या ताकतवर जो लोग थे, जो पेशे वाले लोग थे, वही आकर चीज़ों को संभाल रहे थे या फिर उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें थीं। और असमान प्रतिनिधित्व, एक तरीके से असमान प्रतिनिधित्व आप किसी भी बिहार पर बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एक जो कुछ कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी स्टेट से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। इसके अलावा रिलीजियस जो आधार पर हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो ताकतवर लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें वो भी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ अब अछूत लोगों की तो आप बात कर ही नहीं सकते, तथा कथित अल्प जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी तो आप बात ही नहीं कर सकते। मतलब कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। ठीक है। सो ये सारी जो कमज़ोरियाँ हैं अभी तक कांग्रेस में बनी हुई थी या फिर कांग्रेस में स्टार्टिंग पॉइंट में ये कमज़ोरियाँ थी। जब प्रथम फर्स्ट सेशन रखा जाता है, प्रथम सत्र होता है, तो यहाँ पर 72 गैर सरकारी प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, यानी कि 72 गैर सरकारी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसमें से अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 32 जो है वो बॉम्बई से आते हैं, 21 मद्रास से आते हैं और 4 बंगाल से आते हैं, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उसी टाइम पर चल रहा होता है और उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले नहीं पहुंचती। तो इसी वजह से जो 4 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ बंगाल से आ पाते हैं। फिर उसके बाद 7 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पश्चिमोत्तर प्रांत से आते हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव अवध से आते हैं और 3 पंजाब के प्रमुख नगरों से आते हैं। इसी के साथ जो अगर कांग्रेस के नेचर की बात की जाए तो WC बनर्जी जो हैं, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, वो ये बात करते हैं कि ये कोई षड्यंत्रकारियों और निष्ठा हीरों का अड्डा नहीं है। मतलब कि किसी भी तरीके से षड्यंत्र नहीं हो रहा है यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के वफादार और सुसंगत और शुभ चिंतक थे। ठीक है, कि यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि आप इस चीज़ को मान सकते हैं या फिर ये चीज़ रही कि कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक जो दौर था, फर्स्ट जो फेज़ था कांग्रेस का, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी। और किसी भी तरीके से यहाँ पर ये नहीं सोचा गया था कि ब्रिटिश जो सत्ता है उसे हटा दिया जाएगा, बल्कि शुरू से ये बात सोची जा रही थी कि ब्रिटिश जो सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, उसमें हमें अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, हमें डेवलपमेंट अच्छा चाहिए। और वो जितनी भी बात करते थे एक संवैधानिक सुधारों की बात करते थे। यानी कि जो भी चेंजेस वो डिमांड्स कर रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक या फिर एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रांतिकारी बन रहे हैं, बल्कि अगर उन्हें कोई डिमांड करनी है तो उसके लिए वो लेटर्स लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए वो डिमांड करेंगे कि हमें ये चेंजेस चाहिए। वो पूरे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही चेंजेस की डिमांड कर रहे थे, ना कि क्रांतिकारी तरीके से। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस का स्टार्टिंग या फिर स्टैब्लिशमेंट का स्टार्टिंग फेज रहता है वो इस तरीके से ही रहता है। अब हमारा 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 5th चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट वीडियो देखें और अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।